विद्यार्थियों नमस्कार। हम जो पढ़ रहे थे वो तो पढ़ेंगे ही सही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक खबर है। खबर ये है कि अब सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने वाली है। 4 जनवरी से हो सकता है आपकी कक्षा 6ठी से 12वीं तक की कक्षा के लिए स्कूल खोले जाए, और थोड़े समय बाद बोर्ड भी अपनी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की जो तारीख है उसका ऐलान कर सकता है। तो स्कूल खुल जाएंगे, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम पढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आर्थिक उपलब्धियों के बारे में। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो उससे पहले 2 लाइनें कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इकबाल ने बहुत ही अच्छा कहा है कि कुछ ऐसी बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। जो हम यहाँ सिंधु घाटी हमारे अतीत में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसकी कुछ ऐसी बातें जिनको आज भी हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखो उस समय की हम देख रहे हैं आर्थिक उपलब्धियाँ। तो आर्थिक उपलब्धियों में हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय ये सब उसी समय से उन्नत अवस्था में था। और हमको उस समय कुछ घोड़े के साक्ष्य भी मिले। किसके? घोड़े के। तो S.R. राव जो पुराविद है, इनके अनुसार रंगपुर और लोथल इन 2 जगहों से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। किसकी? मिट्टी की मूर्तियां। तो ये भी याद रख के चलेंगे कि किसके अनुसार रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टियां प्राप्त हुई है। तो S.R. राव के अनुसार। अब एक और देखो पुराविद हुए हैं, या मैं साइड में लिख दूं, बोर्ड पे जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो है यही बोर्ड है तो यही लिखना पड़ता है सब। तो एक और इतिहासकार है V.S. वाकणकर। इनके अनुसार भी घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती, कौन सी? सरस्वती नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों से घोड़े के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। किसके? घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासी घोड़े से भी उस समय परिचित थे। अब देखो हम यहाँ हमारे टॉपिक पे चलते हैं। जो हम देखते हैं आर्थिक उपलब्धियों में सबसे पहले हम देखते हैं कृषि। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश थे, और हम हमारे अतीत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखते हैं तो उन्नत कृषि कार्य उस समय का था। कैसा था? उन्नत कृषि कार्य होता था। जैसे हमको अन्नागार के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। तो ये अन्नागारी अपने को बताते हैं कि उस समय में अच्छा उत्पादन होता, अच्छी खेती होती होगी, अच्छा उत्पादन होता होगा, उसीलिए अन्नागार बनाए गए जहाँ पर हम अनाज को, एक्स्ट्रा अनाज को रख सकते हैं। और महानगरीय अर्थव्यवस्था इसी का परिणाम है। किसका? इसी का परिणाम है। क्या है? महानगरीय अर्थव्यवस्था। तो देखो अन्नागार के प्रमाणों से अपने को स्पष्ट है कि उस समय जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता होगा। अब देखो मुख्य उत्पादन क्या 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 फसलें कमाते थे। अब बच्चे बोल रहे हैं, बाहर डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो होता था गेहूं और जौ का। किसका? गेहूं और जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता था, और मुख्य रूप से ये 2 फसलें होती थी। इसके अलावा और भी फसलें होती थी, जैसे मोटे अनाज के अंदर ज्वार, दाल, रागी, मटर, सांबा। तो ये फसलें भी उस समय में होती थी सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखो इसके अलावा कपास, तिल, खजूर, तिल, चावल, तिल 2 बार लिख दिया। हाँ, तो कपास, खजूर, तिल, चावल इनकी भी खेती होती थी। और जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग। हम जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक ट्रैक्टर नहीं पहुंचा है भी तो किसी 1-2 किसानों के पास में ट्रैक्टर है। जो अधिकांश किसान होते हैं वो हल का प्रयोग करते हैं। और हल कौन सा होता था? लकड़ी का। आज भी प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का हल किया जाता है किसानों के द्वारा। अब देखो जूते हुए खेत के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। कहाँ से?
कालीबंगा से जो अवशेष मिले, कुछ अवशेष तो ऐसे है कि जो प्राक हड़प्पा कालीन है, प्राक यानी कि जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, इससे भी पुराने अवशेष अपने को यहाँ कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल याद करना, क्योंकि छोटा प्रश्न बनेगा तो यही से पूछा जाएगा प्रश्न कि जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ऐसे खड़ी और आड़ी तिरछी रेखाएं प्राप्त हुई है। तो कहा जा सकता है कि जो खेत है वो खड़ा और आड़ा दोनों तरह से उसको जोता जाता होगा खेत को। तो इससे एक और अपने को पता चलता है कि दोहरी फसल कमाते होंगे, यहाँ के किसान दोहरी फसल कमाते होंगे, दो बार फसल उगाते होंगे इन खेतों में। तो कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत कृषि कार्य होता था, ये उन्नत अवस्था में था। अब दूसरी चीज है कि कृषि कार्य होता था तो उद्योग भी होते होंगे, उद्योग व्यवसाय। अब उद्योगों में हम देखिए सबसे पहले तो तांबे और धातु की बहुत सारी चीजें अपने को प्राप्त हुई। तांबे की और कांसे की, किसकी? तांबा और कांसा, दो चीजें याद रखनी है। दो प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता था। तांबा और कांसे के बहुत सारे उपकरण अपने को प्राप्त हुए हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख है मछली पकड़ने के कांटे। मछलियां पकड़ी जाती है, उसके लिए मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है पानी के अंदर। तो वो जो कांटे होते थे वो भी अपने को प्राप्त हुए। आरियां प्राप्त हुई है, तलवारें प्राप्त हुई है, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र। भाले के आगे जो धातु का लगाया जाता है उसको कहते हैं भालाग्र कहते हैं। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति अपने को प्राप्त हुई है। तो मूर्तिकला के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि एक धातु उद्योग एक विकसित अवस्था में आया था। और नर्तकी की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो 11.5 इंच की, कितने इंच की? 11.5 इंच की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की। इसके अलावा बैल, कुत्ते व पक्षियों की कलाकृतियां भी देखने को मिलती है, जो कि एक धातु से बनाए जाते थे सब। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। कुम्हार बनाते थे, भट्टियों के अंदर बनाते थे, पकाते थे। और इनके ऊपर पोट्री भी देखने को मिलती है। पोट्री यानी कि एक जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको बनाने के बाद में, पकाने के बाद में जब बन जाते थे तो उनके ऊपर गेरुआ रंग किया जाता था। कौन सा? गेरुआ रंग, जो गुलाबी रंग की तरह होता है, गेरुआ रंग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर किया जाता था। अब मणका निर्माण उद्योग, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो चन्हुदड़ो नाम की जगह से अपने को मणका निर्माण उद्योग के बारे में पता चलता है। इसमें देखो मणके जो होते थे वो सोने, चांदी, तांबा, पीली मिट्टी के, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी और शंख के मणके बनाए जाते थे। जो सेल खड़ी होती थी, इस सेल खड़ी से निर्मित 2500 मुहरें अपने को प्राप्त होती है। कितनी? 2500 मुहरें सेल खड़ी से बनी हुई प्राप्त होती है। तो इन मुहरों के ऊपर देखो, अधिकांश जो मुहरें सेल खड़ी की, और भी दूसरी मुहरें हैं, लेकिन इन मुहरों के नीचे पशु की आकृतियां होती थी और ऊपर लेख लिखे हुए होते थे। वस्त्र उद्योग में कपास और वस्त्र के प्रमाण अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं। कताई बुनाई करने के लिए वहाँ के लोग तकलिए और तकुए का प्रयोग करते थे। इसके प्रमाण भी, इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखो व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रकार का व्यापार होता था। एक तो आंतरिक व्यापार जो यहीं पर होता था, दूसरा होता था विदेशी व्यापार, यानी कि दूसरी सभ्यताओं के साथ में भी व्यापार किया जाता था। अब देखो इसमें ताम्र, खनिज, रत्न, उपरत्न का क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। किस किस का? ताम्र, खनिज का, रत्न का, उपरत्न का। इसके अलावा धातु से निर्मित सामग्री जैसे पात्र, उपकरण और आभूषण, इनका भी व्यापार होता था। अब देखो जो तांबा होता था वो यहाँ पर ही गणेश्वर से मंगाया जाता था। ये गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी हम जानते हैं। तो ये एक तरह से आंतरिक व्यापार होता था। सोना जो होता था वो मैसूर से मंगाया जाता था, कर्नाटक से। चांदी ईरान से मंगाई जाती थी, इसको हम कह सकते हैं विदेशी व्यापार होता था। इसके अलावा कीमती पत्थर, जो मणके बनाते थे, हम पहले पढ़े थे कि जो मणके बनाते थे, मणके कीमती पत्थर के मणके भी बनाए जाते थे। तो कीमती पत्थर जो होता था वो गुजरात व महाराष्ट्र से आयात किया जाता था। अब देखो विदेशी व्यापार में अपने को जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, दजला फरात नदी के पास में विकसित हुई थी, दजला फरात नदियों के बीच में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता
के लोगों के साथ में भी व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु वासियों के लिए, किसके लिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए इस मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका, मेलुहा। क्या कहा गया है, सिंधु वासियों को मेलुहा कहा गया है। यहाँ पे एक बार फिर लिख दूं मैं, मेलुहा किसको कहा गया है, सिंधु वासियों को। कहाँ के अभिलेख में, मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु वासियों को मेलुहा कहा गया है। तो मेसोपोटामिया से 24 मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी मोहरें प्राप्त हुई है, 24 मोहरें प्राप्त हुई है। और लोथल नाम की जगह से बटन के आकार की मोहर मिली है, एक छोटी मोहर मिली है। ऐसी मोहरें बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार होता था, वस्तु विनिमय होता था और माप तोल की व्यवस्था भी उस समय थी। वस्तु विनिमय का मतलब ये है कि कोई किसी व्यक्ति को वस्तु की जरूरत है तो अपने वस्तु, कोई दूसरी वस्तु देकर उससे वो वस्तु ले ली जाए। तो वस्तु के बदले वस्तु देकर भी व्यापार किया जाता था। इसके अलावा माप तोल के लिए व्यवस्था अलग से थी। चर्ट, जेसार, अगेट के घनाकार और गोलाकार बाट प्राप्त हुए हैं। और बाट देखो किस श्रृंखला में होते थे, 1, 2, फिर 4, फिर 8, 16, फिर 32। तो इस तरह से बाट हुआ करते थे। तो ये इस तरह से हम देखें तो आर्थिक उपलब्धियों में तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उस समय एक उन्नत अवस्था में थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।